स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, थैंक। नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, हमने कोटर और कुटीर लिया था। लेसन नंबर क्या है? 14, कोटर और कुटीर। तो 2 पैराग्राफ हो चुके हैं। इसके बाद हम 3rd पैराग्राफ लेंगे। कहाँ से? बुद्धन का कच्चा घर और घर लौट आए। ठीक है, तो आपने पिछले में देखा था, चातक पुत्र बोला कि मैं कहाँ का जल ग्रहण करूँगा? गंगा का जल ग्रहण करूँगा। तो इसके लिए वो कहाँ से? अपने कोटर से, खुद से उड़ गया। तो अब हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो कुटीर, कुटीर मतलब घास फूस की बनी झोपड़ी या कच्चा भी रहता है, खपरेल का भी बोलते हैं। खपरेल मतलब मिट्टी का एक खपरेल, इस तरह के आकार का एक ऐसा करके वो रहता है साँचा, और उसमें बनाते हैं। बाद में फिर उसको पकाते, जैसे ईंट की भट्टी होती है उसी तरह पका के फिर ये ऊपर रखते हैं कि पानी गिरे तो इनके द्वारा नीचे बह जाए, तो खपरेल बोलते हैं। तो उसका भी होता है। ठीक है, तो बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। वही है, खपरेल मीन्स क्या होता है? वही कच्ची मिट्टी से बना हुआ। खपरेल क्या होता है? खपरेल कच्ची मिट्टी से बना, और फिर बाद में इसको पका देते हैं तो पक्का हो जाता है, लेकिन फिर भी गिरता है तो फूट जाता है। तो बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियाँ, कोठरियाँ मतलब होते छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कमरे, कोठरी जिन्हें बोलते हैं, छोटी रहती है, अपन कमरे बोलते हैं। ठीक है, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर। पौर मतलब जैसे बरामदा होता बाहर, आपने देखा होगा कि हम थोड़ी सी बाहर जगह छोड़ देते हैं, बरामदा। तो पौर मीन्स क्या होता है? बरामदा। पेड़ पौधे लगाने के लिए छोड़ते कि नहीं छोड़ते आप, और बीचों बीच हमारा आंगन रहता है, आपको पता है ना। पर अभी शहरों में लोग आंगन कम करने लगे हैं, बंद ही कर लेते हैं ज़्यादातर। तो पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। यहाँ पर हमारा चातक पुत्र उड़ा तो सोचा इनके घर में मैं थोड़ी देर आश्रय ले सकता हूँ। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने के साथ दरारों के दत्तक ने पूरी करना चाहती। जीर्ण शीर्ण मतलब क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना या टूटी फूटी। जीर्ण शीर्ण, टूटी फूटी। अब टूटी फूटी मत कर देना आप लोग। जीर्ण शीर्ण का मतलब है जीर्ण, और शीर्ण मतलब पुराना, टूटी फूटी रहती है। तो टूटी फूटी दीवारें, रोशनदान मतलब ये हमारी खिड़की ना होने से साथ दरारों के साथ दत्तक से पूरी करना चाहती थी। साथ मतलब बीच से क्या हो गई? दरार हो जाती है। आपने दीवारों में दरारें देखी होंगी, तो उस तरह करना चाहती। उस घर में और कुछ हो ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने के योग नीम का एक वृक्ष था। बाकी कुछ सुविधा की चीजें हो जाए ना उस घर में, लेकिन क्या था कि आंगन में एक पेड़ था नीम का, जो चातक पुत्र के आश्रय के लिए मतलब आराम करने के लिए वो सही था। तीसरी थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। अपने वहां से जब वो कोटर से उड़ा, अपने वृक्ष से जब वो उड़ा, तो 5 उड़ान के बाद गंगा का पानी आने वाला था, तो उसने 3 उड़ान उड़ी और वो थक गया, तो बोला यहाँ पर मैं विश्राम कर लेता हूँ। नीम की स्कंदना व सघनता ने चातक पुत्र को अपने निजी सहकार की याद दिला दी। अब वो पेड़ मतलब उसकी जो खुशबू थी, स्कंदना मतलब खुशबू, महक, जो महक भी कह सकते हैं, और उसके सघनता मतलब भरा पूरा होता है ना। और गर्मियों में देखा होगा कि नीम के पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ रहती हैं, सब घना रहता और छाया भी रहती, और उसमें क्या लगती है? नीम के फल लगते, तो उनकी खुशबू अलग रहती, महक अलग रहती है। तो उसको निजी सहकार की याद दिला दी। सहकार मतलब होता है कि आम का वृक्ष, आम के वृक्ष की याद दिला, आम का वृक्ष सहकार। और गर्मियों में आम भी लगते हैं, पता है, और उसकी भी खुशबू आती है। ठीक है, विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। व्याकुलता मतलब बेचैनी हो गई।
पकी निबोरी की तरह उस वेदना में भी कुछ माधुर्य था। अब पकी निबोरी मतलब होता है नीम के जो फल होते हैं वो पक के गिरते हैं तो उनको पकी निबोरी कहा जाता है। नीम के फल को क्या बोलते हैं? नीम के फल को निबोरी कहा जाता है। नीम का फल जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? निबोरी बोलते हैं। और वो पककर गिरती हैं, गर्मियों में ही ये सब होता है, ठीक है। हाँ, तो उस वेदना में भी उसको माधुर्य था। उसकी वेदना मतलब दर्द था, पर वो जो उससे नीम की निबोरी से जो खुशबू आई थी उसका माधुर्य था, यानी उससे एक लगाव था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन नाम का एक बुजुर्ग था, वो लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, मतलब वो 50 वर्ष का था। उसकी उम्र कितनी थी? 50 वर्ष थी। फिर भी अभी कुछ दिन पहले उसके पैरों में जीवन यात्रा की कितनी ही मंजिल तय करने योग शक्ति और मालूम होती थी। पर फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा, जो हमारा जीवन है चल रहा है, बढ़ रहा है। हम हर साल तो बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र भी कम होती जाती है। हम कहते हैं बढ़ते जा रहे, पर उम्र हमारी कम होती जा रही। अब कब तक कौन जीवित रहता है, कब तक उसका शरीर कैसे चलता है, ये तो फिर हम बता नहीं सकते कि किसकी उम्र कहाँ तक है। तो मंजिल करने की योग शक्ति मालूम होती थी। एक दिन क्या हुआ, एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। पक्षाघात मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या आता है, किसी किसी को एकदम से जो होता है ना, हार्ट अटैक बोलते हैं ना, हार्ट अटैक, तो हृदयघात, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हृदयघात, पक्षाघात, पक्षाघात। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? पैरालाइज भी बोलते हैं, कि पैरालाइज भी हो जाता है एकदम से। इंग्लिश शब्द है पैरालाइज, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदयघात भी, और इसको बोलते पक्षाघात, हिंदी में पैरालाइज, पैरालिसिस, पैरालिसिस। सुना है ना ये शब्द? एकदम से शरीर एकदम से काम करना बंद कर देता है। तो पक्षाघात हिंदी में है और पैरालाइज इंग्लिश में है, सॉरी। हृदयघात में तो वो तो हार्ट अटैक बोलते हैं। तो एकदम से पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। अचल मतलब होता है कि एक ही जगह स्थिर कर दिया, स्थिर कर दिया। और स्थिर कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। अब जीवन और मृत्यु, जीने की भी इच्छा होती है, और यहाँ पे हृदयघात हुआ तो मृत्यु भी करीब है। तो इनका कहने का मतलब है कि उन दोनों ने क्या किया है, कि जैसे कहते हैं ना कि सुलह कर ली है। हमने एक लड़ाई हुई, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो हम उन दोनों के बीच में सुलह कर देते ना, बोलते कि आप बात मान लो ना, इतनी बात तुम मानो, इतनी बात तुम मानो, तो बोलते हैं ना। तो उसी तरह जीवन और मृत्यु ने क्या किया कि उन्होंने सुलह कर एक दूसरे से, कि ना तो वो मृत्यु होगी और ना ही वो जीवित रहेगा। तो आधा शरीर जो हमारा ये है, आधा शरीर क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, मतलब नहीं काम करता था, आधा शरीर काम करता था। ये देखो यहाँ पे दिया है, आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर ले। मतलब इधर का भाग चलता है मेरा, आँख से लेकर पूरा नीचे तक, और इधर का भाग नहीं चलता, मतलब वो पैरालाइज हो गया है। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। गत मतलब मृत्यु। गत मीन्स यहाँ पे क्या है, स्वर्गवासी। स्वर्गवासी मतलब मर चुकी थी उनकी, किसकी, बुद्धन की बीवी। घर में 15-16 वर्ष का एक मात्र गोकुल ही अवशेष था। अवशेष मतलब बचा कुचा, बचा कुचा, बचा कुचा। सिर्फ उनके घर में कौन था, गोकुल ही था। वो भी कितने वर्ष का था, 15 से 16 वर्ष का। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या के समय, संध्या मीन्स शाम, शाम के समय वो लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया, और आज गया है तो रात होने वाली, यानी शाम हो गई है, तो अभी तक नहीं आया। और बुद्धन उसके लिए झटपटा रहा था। झटपटाना मतलब परेशान हो रहे थे, परेशान हो रहा था कि अभी तक वो क्यों नहीं आया। जैसे हमारे यहाँ का पता है कि आप बच्चा स्कूल से इतने समय में आ जाता है, या कोचिंग से इतने समय में आ जाता है। अगर बहुत देर हो गई तो माँ बाप परेशान हो जाते कि क्या बात हो गई, बच्चा घर क्यों नहीं आया, होता है कि नहीं होता। उसी तरह तो
ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे। छिटक मतलब फैल गए थे। रात होती है तो तारे तो निकलते हैं ना, आकाश में क्या निकलते, तारे और चंद्रमा। तो तारे निकल, इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था, और रात के समय तो सन्नाटा हो ही जाता है। और ऊपर से गांव का जो खेड़े का गांव घर होता, तो उधर तो आपने देखा होगा। घर में अकेला कौन था, बुद्धन था। यद्यपि उसने खाट के नीचे तक उतरने की भी शक्ति नहीं थी, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, इतना बल नहीं था कि वो अपनी खटिया से, चारपाई से, जो आप बाज बोलते हो मराठी में, उससे उतर के, वो इतनी भी शक्ति नहीं थी कि नीचे उतर कर और वो देख सके। और तो भी उसका मन ना जाने कहाँ कहाँ चौकड़ी भर रहा था। चौकड़ी भरना मतलब फिरना, चौकड़ी मतलब फिरना, मतलब हम कहते हैं ना, मन हमारा चारों तरफ घूमता है, तो अपने मन से वो ढूंढ रहा था कि किधर गया होगा, किधर नहीं गया होगा। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। गोकुल है ना उनका, जो वो सुबह कहाँ गया था, थोड़े से चने खा के गया था। और बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पानी की यथा स्थान पर रह गया था। चारपाई थी, जैसे यहाँ पे चारपाई है, ये ऐसे अंदाजा बता रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर उसने क्या, पानी और चने रखे थे, क्योंकि वो पता है आपको कि बुद्धन का शरीर काम नहीं कर रहा था, तो वो परे परे यहाँ से लेटे लेटे ले सकता था, इसलिए वहाँ पर उसने ऐसा स्थान रखा। आज खाने के लिए घर में कुछ और था भी नहीं, घर में गरीबी थी, और गरीब लोगों के घर में पता ही है कि इतने तो पकवान बनते ही नहीं हैं। तो कह गया था शाम को मजूरी के पैसों का आटा लेकर रोटी बनाऊंगा। मजूरी मतलब मेहनताना, मेहनताना, मजूरी मीन्स क्या होता है, मेहनताना, मेहनत, जो हम दिन भर काम करते हैं और बाद में हमको वो पैसे मिलते हैं, तो मेहनताना। तो उसका मिलेगा जो मेहनताना है, तो पैसों से, उन पैसों से आटा लाऊंगा, फिर मैं रोटी बनाऊंगा। परंतु आज वह अभी तक नहीं आया। बोले इतनी देर हो गई अभी तक नहीं। अनेक शंकाओं से बुद्धन का मन चंचल हो उठा। और फिर जब हम सोचते हैं तो कई अच्छी बातें भी आती हैं और कई बुरी बातें भी आती, मतलब विचार आते हैं, तो उससे मन क्या हो जाता है, हमारा शंकित हो जाता है। तो जो समय आनंद की स्नग्ध शीतल छाया में शीतकाल की दिन की तरह मालूम भी नहीं हो पाता और निकल जाता है। और आपने देखा होगा ठंडियों के समय में दिन कैसा होता है, छोटा होता है, रातें जल्दी आ जाती है, तो हमको पता ही नहीं चलता कब दिन हुआ और कब रात हो गई। तो शीतकाल के दिन वही है, शीतकाल के दिन पता ही नहीं चलते, तो मालूम ही नहीं हो पाता कि कब आया और कब निकल गया। वही दुख की दाहक ज्वाला में, वही दुख की दाहक ज्वाला, दाहक मतलब जो हमारे मन में बुरे स्वप्न आ रहे, बुरे विचार आ रहे हैं, और दहकना मतलब जलना, ठीक है। दहकना मतलब ज्वाला या अग्नि। दहक ज्वाला में निदान के दीर्घ, क्या है, निदान के दीर्घ, गर्मी। अब आग जलेगी तो गर्मी तो होगी ही ना। निदान मीन्स क्या है, निदान मतलब यहाँ पे गर्मी। अब आग अगर जलती है तो उससे अंगारे होते हैं, और वो दहकती है मतलब और जलती है, तो उससे क्या होती है, गर्मी फैलती है। तो उसी तरह ज्वाला में निदाग के दीर्घ दिनों की भांति अटक हो उठा। और गर्मी में मौसम कैसा रहता है, दिन भी बड़ा रहता है और रातें भी छोटी, पर दिन रात कैसे रहते हैं, गर्मी से हाल बेहाल रहते। और ये कौन सा समय था जो हम अभी कहानी पढ़ रहे हैं, ये गर्मियों के दिनों की का बात है, तो इसलिए गर्मी आग की तरह गर्मी हो रही थी। तो मालूम हो रहा था रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि वर्षों का समय हो गया। रात अभी ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी रात है, यानी साल हो गए, 2 साल बीत गए। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न करा था। और बार बार क्या है, अपने कानों से वो पद मतलब पैरों की आहट, यहाँ पे आया है ना, पद शब्द मतलब क्या होता है, पैरों की आहट, पैरों की आहट।
और रात को तो ज़्यादा ही पता चलती है। तो कई बार हमारे घर में जैसे पापा आते या मम्मी आती तो हम उनके पैरों की कदमों की आवाज़ से पहचान लेते कि मम्मी आई कि पापा आए या कोई वो आया। तो उसी तरह उसके बार बार कान जो है ऐसे सुन रहा था कि शायद उसकी आवाज़ आए तो समझ जाए कि यानी कौन आया, गोकुल आया। ठीक है। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। बड़ी देर बाद उसका इंतजार, प्रतीक्षा मीन्स क्या होती है, इंतजार, सफल हुई और किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। किवाड़ मतलब दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा खुलने की आवाज़ से वह चौंका। वास्तव में वह कौन था, गोकुल ही था। उसने कहा, कौन गोकुल, बेटा आज बड़ी देर लगाई। बुद्धन बोला, कौन, गोकुल, और इतनी देर क्यों लगाई। तो गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा कि बुद्धन ने घबरा कर पूछा क्या हुआ। वो उसके पास आया और बैठकर रोने लगा। तो घबराहट तो थी कि आते ही वो रोने लगा। तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा। क्योंकि मजूरी जब मिलती उसको मेहनताना मिलता तो वो आटा लाता और फिर रोटी बनाता, लेकिन आज उसको मजदूरी मिली तो रात के खाने का क्या करेंगे। ये मजदूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई। ठीक है मजदूरी नहीं मिली तो पर फिर भी इतनी देर क्यों हो गई, क्योंकि शाम के जैसे 4 बजे तक समय रहता है, पर वो समय खत्म होने के बाद जैसे नहीं मिली तो वापस आ जा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक घर आ, लेकिन देर हो गई, इतनी देर कैसे लगी। परिस्थिति होकर गोकुल हंसना हार जा, फिर थोड़ा सा रुका, उस परिस्थिति में आया और फिर उसने अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। जब सवेरे निकला बाहर कौन, गोकुल, तो उसको खाली घड़ा मिला। और खाली घड़ा देखना अशुभ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोई दिन अशुभ नहीं में वहाँ पे अशुभ अशुभ होता है। तो यहाँ पर भी कई बार अशुभ चीज़ें बोलते हैं कि घर से निकलते अगर किसी ने छींक दिया तो अशुभ होता है, तो कभी कभार हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर गोकुल निकला तो उसको खाली घड़ा मिला। और खाली घड़ा मिलना, घर से कुछ अच्छे काम के लिए निकले और खाली घड़ा देख लिया या खाली बर्तन देख लिया तो अशुभ होता है। तो यहाँ पर उसके साथ भी यही हुआ कि घर के निकलते ही सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए कि अब तो कुछ अशुभ होने वाला है। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जो बिल्डिंग्स बनती है ना हमारी, तो वहाँ पर इंजीनियर लोग रहते हैं, तो इंजीनियर देखने आया था आज काम वहाँ पे। जान पड़ता था काम देखने की जगह ओवरसियर साहब को ही देख गए। ओवरसियर मतलब जो वहाँ का सुपरवाइजर टाइप का रहता है, काम को देख रेख करता है, तो उनके भरोसे छोड़ जाते हैं काम। और फिर बाद में इंजीनियर बीच बीच में आता रहता है। तो यहाँ पर इंजीनियर साहब काम देखने आए तो काम अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए ओवरसियर को डांट लगा गए। ठीक है। तो अन्याय का यह बोझा उसने दिन भर मजदूरों पर था। अब इंजीनियर ने डांटा किसको, ओवरसियर ने। अब ओवरसियर का गुस्सा किस पे उतरा, वो उतरा किस पे, मजदूरों पर। क्योंकि वो किस पे गुस्सा उतारते, होता ही ना कि पापा ने डांटा तुम्हें, अब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम किस पे डांटोगे, अपने छोटे भाई बहनों पे डांटोगे। तो यही बात यहाँ पर हो गई। ठीक है। तो दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने का समय आया तो साफ इनकार कर दिया। साफ मना करना मतलब इनकार करना, ये भी मुहावरा है। साफ मना करना मतलब इनकार करना कि आज मजदूरी आपको नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ पर रोज की मजदूरी मिलती है तो उनका रोज का ही खर्चा चलता है ना। कई जो मजदूर रहते हैं उनको महीने की पेमेंट थोड़ी मिलती है, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को अपना पैसा लेते हैं और फिर घर गृहस्थी चलाते हैं। तो बोले शाम इनकार किया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे, उस अदालत के फैसले की तरह जिसमें कहीं अपील नहीं हो सकती। अब आपको पता ही है कि अगर सबसे बड़ी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने ऑर्डर दे दिया तो उसके अलावा हम किसके पास जाएंगे अपील करने। कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकते और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया तो हम किसके पास जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी जिसकी अपील कहीं नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। और सबने ओवरसियर का क्या माना, हुक्म। हुक्म मीन्स आदेश। हुक्म मीन्स क्या होता है, आदेश माना, आदेश माना। अब बोलने पर भी जब नहीं मिलने वाली हमारी मजदूरी तो अब क्या करें, तो उन्होंने हुक्म दिया और हम सब अपने अपने घर वापस चले आए। ठीक है, यही तक मैं आपको आज पढ़ाती हूँ। अब
नेक्स्ट है आपका होमवर्क से। गोकुल को मजूरी क्यों नहीं मिली? मजूरी क्यों नहीं मिली? बुद्धन का घर कैसा था? बुद्धन का घर कैसा था? लिखिए। बुद्धन, ठीक है, बुद्धन का घर कैसा था? ये 2 क्वेश्चन है आपके, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।